सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 623 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक्सीलेंट हायरन और रेफरी एल्डर को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि दोनों एक्सीलेंटों ने मिल करके 9 सेक्ट्स की नई रैंकिंग्स बना दी होती हैं। तो रेफरी एल्डर को सभी लोगों को अनाउंस करने के लिए कह देते हैं। इसके साथ ही इजाजत मिलते ही रेफरी एल्डर आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों को अनाउंस करते हुए बताते हैं कि हमारे इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के 9 सेक्टों की नई रैंकिंग्स तय कर दी गई है। इसलिए उन सभी सेक्टों का हेड डिसाइपल सभी स्टेज पर आगे आए और हमारे एक्सोल्टेड्स की बातें सुने। तो ये अनाउंसमेंट मिलते ही बाकी के सभी डिसाइपल्स भी आगे बढ़ते हैं और स्टेज पे आकर के खड़े हो जाते हैं। और फिर सभी लोग एक्सोल्टेड्स को ग्रीट करते हुए वहाँ पे स्टेज पे आने के बाद में अपनी आने वाली रैंकिंग्स के बारे में ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि वही रैंकिंग्स उनके सेक्ट के फ्यूचर को डिसाइड करने वाली हैं। यहाँ तक कि घायल होने के बावजूद भी ज़ू फैन अपने आप को जैसे तैसे हील करते हुए वहाँ पे स्टेज पे आकर के खड़ा हो चुका होता है और एक्सोल्टेड्स के फैसलों को सुनने के लिए एकदम शांत खड़ा होता है। इसके साथ ही वहाँ पे एक्सोल्टेड्स भी आगे बढ़ते हैं और उन सभी लोगों के सामने आते हैं, जबकि नीचे खड़े सभी डिसाइपल्स की नजर भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर होती है। इधर एक्सोल्टेड हायरन अपने हाथ में एक रेशमी कपड़ा लिए होते हैं, जिसके ऊपर उन सभी सेक्टों का आने वाला फ्यूचर लिखा होता है। जबकि इधर एक्सीलेंट हायरन अपने फेस पे बिना कोई भाव लिए उन सभी लोगों को बताते हैं कि आज मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के इन 9 सेक्टों के पोजीशंस को डिक्लेयर करने वाला हूँ, इसलिए अब सभी लोग मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनना। कहते हैं फिर वो अपनी लिस्ट को खोलते हैं और सबसे पहले लोअर 3 सेक्ट के बारे में बताते हैं कि लोअर 3 सेक्ट की लास्ट पे आया है बीस्ट टीमिंग सेक्ट। तो सुनकर तो इधर किसी भी बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता और ऑडियंस एक दूसरे से बात करते हुए कहती है कि बीस्ट टीमिंग सेक्ट ये तो वही सेक्ट है ना जिसे कि ज़ूफेन ने अपने सिर्फ एक पंच के साथ में ही बुरी तरीके से हरा डाला। दूसरा कहता है कि हाँ, उन्हें तो यहाँ तक कि एक पॉइंट भी नसीब नहीं हुआ, इवन आखिर में उनका एल्डर भी मारा गया, और अगर वो आखिर में नहीं आते तो फिर कौन ही आखिर में आता। उसके बाद फिर एक्सीलेंट हायरन मिडिल 3 सेक्ट की लास्ट पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो ये सुनकर तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं, क्योंकि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का यंग मास्टर तो इस सूचना के ऊपर ही अपनी सांसें रोके बैठा होता है, क्योंकि शुरुआत से ही उन लोगों की ये पोजीशन रही है और पता नहीं बरकरार रहेगी भी या नहीं रहेगी। उसके चेहरे से जोरों से पसीने भी छूटने लगते हैं और तभी एक्सीलेंट हायरन बताते हैं मिडिल 3 सेक्ट की लास्ट पोजीशन मिली है डीमन सोल सेक्ट को। सोचकर डीमन सोल सेक्ट के तीनों भाई भी थोड़े हैरान हो जाते हैं। सोचकर क्या है कि तो कम से कम आगे नहीं तो अपनी पोजीशन को गिरने नहीं देंगे। लेकिन अब एक रैंक गिरने के बाद में वो थोड़े नाखुश होते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने तो सोचा था कि कम से कम एक रैंक तो हमारी इस बार बढ़ जाएगी, लेकिन जरा आप देखो तो सही, एक रैंक बढ़ने की जगह पर मिडिल 3 सेक्ट की सेकंड पोजीशन से गिर करके थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं। तो थर्ड ब्रदर भी अपनी सेकंड ब्रदर से कहता है कि हाँ भाई, घर पे जाने के बाद तो फादर हमें इतना ज्यादा पीटने वाले हैं, शायद हम उनकी मार को झेल भी ना पाए। तो वो लोग तो ये सारी बातें कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर रेनगन को तो ये सुनने के बाद में एक जोरदार झटका लग गया होता है। वो पूरी तरीके से टूट गया होता है और अपने मन में कहता है यहाँ तक कि डीमन सोल सेक्ट भी एक रैंक गिर करके मिडिल 3 सेक्टों के नीचे बॉटम पर आ चुकी है। तो क्या इसका मतलब कहीं हमारा हेवन थ्रिलिंग सेक्ट डायरेक्टली नीचे गिर करके सीधा लोअर 3 सेक्टों में तो नहीं आ गया। इसी के साथ ही एक्सीलेंट हायरन सुपीरियर 3 सेक्टों के बारे में अनाउंस करते हुए कहते हैं सुपीरियर 3 सेक्ट की लास्ट पोजीशन मिलती है स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को। जो सुनकर तो भाई स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा होता है कि हारने के बावजूद भी उन लोगों की रैंक ऐसे कैसे बढ़ गई और वो लोग सीधा सुपीरियर 3 सेक्ट में आ गए। और सभी लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान दिए बिना इसी चीज की खुशियां मनाते हुए नाचते गाते हुए कहते हैं कि फाइनली अब हम सुपीरियर 3 सेक्ट में आ चुके हैं। इसी के साथ में फिर वेंटाओ की नजर दूसरी ओर बढ़ती है। के सामने उसकी साइड पर कोई और नहीं बल्कि ज़ूफेन खड़ा होता है, बिल्कुल एकदम ठंडा और शांत खड़ा होता है और वेंटाओ की खुशी में उसकी खुशी के लिए खुश होते हुए उसकी ओर स्माइल करता है, क्योंकि वेंटाओ भी ज़ूफेन को अपना भाई मानते हुए उसकी ओर स्माइल करता है, क्योंकि भाई भाईचारा ऑन द टॉप। इधर दूसरी ओर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के पीछे ही खड़ा एक बंदा कि उन लोगों की इस खुशी में काफी ज्यादा गमगीन होते हुए अपने मन में कहता है अब क्योंकि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट उठ करके सीधे सुपीरियर 3 सेक्टों में अपनी रैंक बना चुका है, तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यह है कि उन सुपीरियर 3 सेक्टों में एक सेक्ट तो नीचे गिरा ही होगा और मुझे उस सेक्ट के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं कि सुपीरियर 3 सेक्टों में सबसे कमजोर सेक्ट जो था वो
हमारा था। लेकिन वाकई में ये नतीजा हमारे सेक्ट के लिए डबल ड्रैगन गैदरिंग की हिस्ट्री का सबसे बुरा नतीजा है। और अब मैं तो सोच रहा हूँ कि वापस सेक्ट में लौटने के बाद में आखिर मैं अपने हायर अप्स को इस सब के बारे में कैसे समझा पाऊंगा। इसके बाद एक्सीलेंट हायर सभी सेक्टों की मिडिल पोजीशन के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पे कि वो बताते हैं कि अगला लोअर 3 सेक्टों की मिड पोजीशन मिली है मिस्टिकल हेवन सेक्ट को। जिस पोजीशन के बारे में सुनकर तो उनके वेनरेबल भी कहते हैं कि जैसा कि हमने सोचा था कि ये पोजीशन पहले से बिल्कुल भी अलग नहीं है। फिर इसी के साथ ही एक्सीलेंट हायर अब मिडिल 3 सेक्ट की सेकंड पोजीशन के बारे में बताते हैं। मिडिल 3 सेक्ट का सेकंड स्पॉट जाता है यूनिवर्सल राइट सेक्ट को। हायर ने खास तौर पर ये ज़ाओ डेजू को और देख करके बोला था। ये सुनकर तो ज़ाओ डेजू के शरीर से पूरी तरीके से पसीने छूटने लगते हैं और वो पागल होते हुए सीधे एक्सीलेंट हायर से कहता है कि रुकिए एक्सीलेंटेड, आखिर इस सब का क्या मतलब है? हमारा यूनिवर्सल राइट सेक्ट तो एक सुपीरियर 3 सेक्ट था, तो फिर आखिर वो इतना ज्यादा नीचे कैसे गिर सकता है? आपने तो यहाँ तक कि उसे गिर करके सीधे मिडिल 3 सेक्ट की सेकंड पोजीशन में डाल दिया। तो एक्सीलेंट हायर हंसते हुए उसे घूर करके कहते हैं कि ये तो तुम्हें अपने उस चालबाज दिमाग से पूछना चाहिए। तुम भूल गए जब तुम हेलियन फ्लेम और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से जाकर के बढ़े थे, और तुमने अपनी गंदी चालों को चलने के लिए उन दोनों सेक्टों के साथ हुई फाइट में अपनी पूरी कोशिश भी नहीं की थी, तो इसी वजह से तुम्हें उसकी वजह से इतने ज्यादा कम पॉइंट्स मिले। तुमने अपना पूरा ध्यान सुपीरियर 3 सेक्ट की चैलेंज स्टेज में डीमन स्कैमिंग सेक्ट को हराने के बारे में सोचा था, मगर आखिर में तुम उसे भी नहीं हरा पाए। ना तो तुम्हें सुपीरियर 3 सेक्ट के बीच के मैच में कोई अच्छे पॉइंट्स मिले, ना ही तुम चैलेंज मैच में कुछ कमा पाए। इसलिए तुम्हारे इतने कम पॉइंट्स की वजह से तुम लोगों की करंट रैंक मिडिल 3 सेक्टों की सेकंड स्पॉट पे है। तो अब एक्सीलेंट हायर की इन सारी बातों को सुनकर के तो इधर ज़ाओ डेजू बुरी तरीके से टूट गया होता है और उनके सामने हार मानते हुए नीचे घुटनों पे आ जाता है और अपने बुरी तरीके से टूटे हुए मन से कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे 3 सेक्टों के बीच के सिंगल मैचेस के पॉइंट्स बाकी के सभी कैटेगरीज से काफी ज्यादा थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पहले इस सब के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो इस पे एक्सीलेंट भाई में भी कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपीरियर 3 सेक्टों के डिसाइपल्स बाकी के सभी डिसाइपल्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उन लोगों के बीच की फाइट के पॉइंट्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका मतलब ये भी है उन लोगों की फाइट की पॉइंट्स की कटौती भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर तुमने इस सब के बारे में नहीं सोचा और अब तुम्हारी उस महान योजना ने ही तुम्हें इतना ज्यादा नीचे ला दिया है। और अब मैं ये होप करता हूँ कि सेकंड मिडिल 3 सेक्ट होते हुए तुम लोगों का सेक्ट अपने आप को शांत करेगा और अपनी इस पोजीशन को मानेगा, इसको आगे संभालते हुए अपने आगे के पाथ पर फोकस करेगा और आगे कभी भी फेम और वेल्थ के लिए इस तरीके की गंदी चाल नहीं चलेगा। जैसा कि तुम जानते हो कि योजनाएं काफी ज्यादा रिस्क भी लेकर के आती हैं और अगर ये कभी असफल हो जाती हैं तो उनका खामियाजा उल्टा आपको ही भुगतना पड़ जाता है। फिर एक्सीलेंट हैंड आगे की पोजीशन बताते हुए कहते हैं सुपीरियर 3 सेक्ट की मिड पोजीशन जाती है हेलियन फिल्म को। मैं जान करके तो इधर हेलियन फिल्म वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यान वो अपने फेस पे बिना कोई भाव लाते हुए कहता है कि हमारी वो सारी फाइट वो सब कुछ अब कुछ काम नहीं आया और हमारी पोजीशन वही की वही रह गई। फिर इसी के साथ में एक्सीलेंट हायर सभी लोगों को बताते हैं तो फाइनली टाइम आ गया है टॉप पोजीशंस को अनाउंस करने का। साथ ही फिर एक्सीलेंट हायर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि लोअर 3 सेक्ट की टॉप पोजीशन मिली है हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को। सुनकर कहते हैं हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का यंग मास्टर भी अपने दांत पीसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये सब कुछ उस कमीने की वजह से ही है। तू कमीने डीमन, तू बस इंतजार कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और एक दिन मैं तो से इन सारी बेइज्जतियों का बदला जरूर लूंगा। इंतजार कर, वो दिन जरूर आएगा जब तू मेरे हाथों मरेगा। साथ ही फिर एक्सीलेंट हैंड आगे अनाउंस करते हुए बताते हैं मिडिल 3 सेक्टों की टॉप पोजीशन पर आया है डीमन स्कैमिंग सेक्ट। तो ये जानेगा तो हमें डीमन स्कैमिंग सेक्ट की ओर दिखाया जाता है, जिनका के रिएक्शन सभी लोगों के सामने बिल्कुल आम होता है। लोग बस हल्की सी स्माइल लेते हुए आराम से वहाँ पे खड़े होते हैं। इधर एक्सीलेंट हायर भी उन लोगों के इस तरीके के शांत रिएक्शन को देख करके हैरान होते हुए कहते हैं कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट ने लोअर 3 सेक्ट से सीधे छलांग लगा करके मिडिल 3 सेक्ट के टॉप पर अपनी जगह बना ली है। हालांकि उन लोगों ने पहले ही इस चीज का अनुमान लगा लिया था, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा शांत बने रहे, जो कि तारीफ के काफी ज्यादा काबिल है। या फिर क्या ये परिणाम उनके इन एक्सपेक्टेशन से कम था, क्योंकि उनका लक्ष्य तो सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक बनने का था। फिर वो इन सब चीजों से दूर हटते हुए आगे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि छोड़ो अब इन सब बातों को, आगे अनाउंस करते हैं। जिसके साथ ही फिर वो आगे बताते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सुपीरियर 3 सेक्टों की टॉप पोजीशन किसको जाने वाली है, वो है अल्टीमेट क्लैरिटी से। जानने के बाद में इधर वुकिंग के भी ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं निकलते और वो बस अपने साइड पे खड़े ज़ूफेन को ही ध्यान से देख रहा होता है और उसके फेस को देख थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि मैं ये होप करता हूँ कि अगली डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोगों का सामना फिर से इस खतरनाक फ्रीक के अगेंस्ट ना हो।